हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों के विषय में। दोस्तों, ये एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया था जिसको अभी अपने डिस्कस कर लेंगे और इसी के साथ लगभग अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ये जो टॉपिक है वैसे तो कितना भी बड़ा किया जा सकता है, लेकिन हमने इसको केंद्रित करने की कोशिश की है आपके रीड के अनुसार। तो फिर हम इसमें जो चर्चा करेंगे आज वो केवल उन्हीं टॉपिक्स के विषय में करेंगे, उन्हीं बिंदुओं के बारे में करेंगे जो आपके आरबीएससी की बुक्स में दिया हुआ है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान के जो वस्त्र और आभूषण हैं, या हम यूँ कहें भी किसी भी क्षेत्र के वेशभूषा जो होती है, वस्त्र और आभूषण सभी चीज़ों को हम ले सकते हैं व्यक्ति की वेशभूषा के रूप में। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा हो वो डिपेंड करती है वहाँ की जलवायु कि वहाँ की जलवायु कैसी है, साथ ही साथ वहाँ पर उपलब्ध जो संसाधन है वो कैसे हैं, और साथ ही साथ वहाँ की संस्कृति कैसी है। दोस्तों उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपन अपने पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वेशभूषा सर्दी के हिसाब से अलग मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर सर्दी ही रहती है। लेकिन राजस्थान में गर्मी रहती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वस्त्र पहनने होते हैं। तो वेशभूषा जो है वो डिपेंड करती है जलवायु के ऊपर, वहाँ पर संसाधन जैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती हैं उनके आधार पर भी है, और साथ ही साथ संस्कृति पर भी। तो देखिएगा, यहाँ अगर हम देखें तो आधुनिक सारी ही क्षेत्र होते जा रहे हैं। राजस्थान भी काफ़ी आधुनिक हो चुका है, लेकिन फिर भी अपनी इसकी जो वेशभूषा है, जो उसकी संस्कृति है, उसकी एक अमिट छाप है, उसकी एक अपनी पहचान है। और राजस्थानी वेशभूषा की अगर अपनी सबसे विशेष अगर किसी बात की करें, सबसे खास बात है तो वो है इसका रंग बिरंगा होना। बहुत सारे अच्छे अच्छे रंग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी राजस्थान के नाम के साथ में ही जुड़ा हुआ है रंगीला। हम राजस्थान को क्या कहते हैं? रंगीला राजस्थान, यानी राजस्थान की हर चीज़ में आपको रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। और वैसे देखें तो राजस्थान में सारे ही रंगों का प्रयोग होता है, लेकिन लाल रंग में जितनी विविधता है और जितने प्रकार मिलते हैं वो यहाँ के अद्भुत है। यानी लाल रंग के जो प्रकार हैं वो आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। इसलिए राजस्थानी भाषा में लाल रंग के लिए एक कहावत भी कही गई है, एक कथन कहा गया है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण और तीजो कसुमल रंग। अब यहाँ बात आती है कसुमल रंग की। तो कसुमल जो रंग है उस शब्द का अर्थ होता है, कसुमल का अर्थ जो होता है लाल रंग होता है। कसुमल का अर्थ होता है लाल रंग, यानी लाल रंग जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विशेष है। दोस्तों तो बात करते हैं परिधानों के विषय में, और सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष परिधानों के विषय में कि पुरुष जो है वो कौन से वस्त्र पहनते हैं। अगर अपने कालीबंगा से शुरू करें, आहड़ सभ्यता के काल से शुरू करें, तो राजस्थान में प्रारंभ से ही जो वस्त्र पहने जा रहे हैं वो सूती वस्त्र हैं। यानी राजस्थान में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? सूती वस्त्रों का ही प्रारंभ से चलता है, हमें पता चलता है। और इन स्थानों पर अगर अपने उत्खनन की बात करें तो यहाँ पर हमें रुई काटने के लिए जो तकली है, चक्र है, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो उस काल में भी लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन थोड़ा कम हुआ करता था, राजा महाराजा जो लोग थे वो ज़्यादा पहना करते थे। आज की परिपाटी में भी हम ऐसा देख सकते हैं। राजस्थान के प्रत्येक गांव में देखिएगा, राजस्थान के किसी भी गांव में आप जाएं तो एक तो धोती और ऊपर ओढ़ने के लिए पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। दोस्तों यानी पैरों में धोती पहन ली जाती है और ऊपर पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग जो है यहाँ पर कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारी प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। सर्दियों में किसका प्रयोग होता है? तो अंगरखी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों तो ये पुरानी परंपराओं से ही चला हुआ आ रहा है। विभिन्न प्रमाणों को अगर हम देखें तो राजस्थान में जो पुरुष हैं वो छपे हुए और काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। जो पुरुष पहनते थे वो छपे हुए प्रिंटेड वस्त्र जो हैं वो ज़्यादा
पहनते थे, सिर पर जो है पगड़ी बांधते थे। सिर पर क्या बांधी जाती है दोस्तों? पगड़ी बांधी जाती है, मोटी पगड़ी बांधी जाती है। धोती घुटनों तक और अंगरखी जांघों तक हुआ करती थी। और अलग अलग जो व्यवसाय करते थे, अलग अलग जो लोग काम करते हैं, उनके अनुसार उनकी वेशभूषा भी क्या होती है, अलग अलग दिखाई देती है। जैसे यहाँ आज भी अपने देखे पंडित जी की वेशभूषा, जो पंडित जी का काम यानी पंडिताई का काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको अलग मिलती है। किसान की जो वेशभूषा है आपको अलग मिलेगी। एक जो व्यापारी दुकान पर बैठता है उसकी अलग वेशभूषा मिलती है। एक नेता जो है उसकी वेशभूषा अलग मिलती है। यानी कार्य के अनुसार भी वेशभूषा में काफी अंतर हमें देखने को मिलता है। जैसे राजा महाराजा के हम देखें तो राजा महाराजा मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां पहनते थे, दुपट्टे पहनते थे, धोतियां पहनते थे जिन पे कसीदा किया गया हो, मोटे अंगरखे पहनते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे अंतर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम देखिए मुगलों के संपर्क में आए तो हमारे परिधानों में भी काफी परिवर्तन होता चला गया। पगड़ियों में भी बहुत सारी शैलियां आ गई। तो यहाँ आपसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सभी चीजें क्या हैं दोस्तों? तो ये जो सारी चीजें हैं ये पगड़ी की शैलियां हैं जो विशेषतः मुगलों के प्रभाव के कारण हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। तो क्या कहा हमने? जो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न उठता है कि अटपटी, अमरशाही ये क्या है, ये किस, यहाँ इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और अलग अलग पेशे के जो लोग हैं उनमें पगड़ी के पेच और पगड़ी के आकार में भी अंतर हुआ करता था। यानी पगड़ी में पेच कौन सा है और पगड़ी का जो साइज है वो कौन सा है, वो कार्य के अनुसार इनमें अंतर हुआ करता था। ये चीज आपको विशेषतः यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। जैसे सुनार है वो आंटे वाली पगड़ी का, बंजारे जो है वो मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग किया करते थे। यानी वो व्यवसाय के अनुसार अलग अलग है दोस्तों। और मौसम के अनुसार देखिएगा दोस्तों रंगीन पगड़ियां भी पहनी जाती थी। जैसा मौसम होता था तो मौसम के अनुसार कई बार रंगीन पगड़ियां भी पहनी जाती थी। जैसे हम ये भी प्रश्न बहुत बार आता है, मोठड़ा क्या है? तो मोठड़े की पगड़ी जो है विवाह उत्सव पर, लहरिया जो है वो श्रावण में जिसमें लहरें बनी हुई हों दोस्तों रंगीन। दशहरे पर मदील, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मदील क्या है? और अक्सर हम इसको आभूषण बता देते हैं क्योंकि नाम इसका ऐसा ही है। तो दशहरे पर मदील है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में ली जाती है। यानी अलग अलग प्रकार की पगड़ियां अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग सीजन, अलग अलग मौके पर पहनी जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पगड़ी की ही आगे अपनी बात करते हैं। तो पगड़ी को चमकीली और सुंदर बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोश पेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, इनका संबंध किसके साथ में है दोस्तों? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो और जो उच्च वर्ग के लोग थे यानी चीरा और फेंटा बांधते थे, ये भी प्रकार हैं दोस्तों। चीरा और फेंटा जो है उच्च वर्ग के लोग बांधते थे। ये तो चीरे वालिया आपने तो ये पंजाबी में भी सुन रखा होगा, वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर हम बात करें कि वस्त्रों में पगड़ी जो है, पगड़ी का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान हुआ करता था। तो पगड़ी तो सिर की लाज मानी जाती है, राजस्थान का गौरव माना जाता है। जब भी हम राजस्थानी व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपको उसमें बड़ी मूंछें दिखाई देंगी, बड़ी दाढ़ी दिखाई देगी, कानों में कुंडल दिखाई देंगे और सिर पर आपको पगड़ी देखने को मिलती है। पैरों में धोती होगी, कुर्ता होगा। इस प्रकार की जो वेशभूषा है, राजस्थानी व्यक्ति की कल्पना करते ही आपके दिमाग में इसी तरह की चीजें आती हैं। तो पगड़ी तो क्या हुआ करती थी? सिर की शान थी, व्यक्ति की लाज हुआ करती थी। ये न केवल व्यक्ति की धूप से रक्षा करती थी बल्कि सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना का प्रतीक भी हुआ करता था। जैसी पगड़ी है वो वैसी ही उसकी जो सामाजिक स्थिति है उसको भी दर्शाया करती थी। आज भी शादी विवाह उत्सव के अंदर पगड़ी बांधने की परंपरा मौजूद है, आज भी ऐसा कार्य किया जाता है दोस्तों। तो आगे हम बात करें अंगरखी। अंगरखी जो है, अंगरखी के विधिवत प्रकार और आकार में बनाया जाने लगा। इनमें भी चेंज होता गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तनसुख, दुतई, गांबा और गदर, मरीजई, डोडी, कानो, डगला। आपसे यहाँ से प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि ये सब क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों।
तो अंगरखी जो वैसे तो सामान्य व्यक्ति का पहनावा हुआ करता था, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग वो भी चेंज होने लगी, उसे भी अलग अलग नामों से पुकारा जाना शुरू हो गया, जिसमें तनसुख, दुतई और इन नामों को अपने देखते हैं दोस्तों। शरद ऋतु आती थी तो शरद ऋतु के अंदर इनमें रुई भरी जाती थी। सर्दी आती थी तो सर्दी में इनमें रुई भरी रहती थी, और शरद ऋतु में कंधों पर खेस, शॉल या पामड़ी डाली जाती थी दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए खेस, शॉल और पामड़ी जो है ये कहाँ पर डाले जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये कंधे पर डाले जाते हैं। तो ये जो पुरुष है उसकी कुछ एक अपने वस्त्र कह सकते हैं। वैसे तो हम इसे अगर भीलों के अलग पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ये की है कि आपका आरबीएससी के अनुसार कम से कम आप इतना पढ़े। इसके अलावा आपके पास में कोई पुस्तक और है तो और ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ अगर हम बात करें पुरुषों की वेशभूषा में, तो अब तो सारा कुछ वेस्टर्न हो चुका है, पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स तक पहनते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान का एक बंद गला कोट और जोधपुरी जो कोट है उसकी एक अपनी पहचान है। शादी विवाह में आज भी उसको पहना जाता है। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्त्री परिधानों के विषय में। तो स्त्रियों के जो परिधान हैं उनके टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है घाघरा। उम्मीद करता हूँ इस नाम से सभी प्रचलित हैं, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ये तो आप इसको क्या बताएं इसमें, अगर यही नहीं पता तो फिर मामला तो थोड़ा सा गड़बड़ ही है। घाघरा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, घेरदार कलियों से बना होता है, और इसका एक छोटा भाई होता है, या हम इसका एक छोटा रूप कह सकते हैं जिसे कहा जाता है लहंगा, जो पंजाबी में आजकल गीतों में काफ़ी चर्चित है, लहंगा बड़ा महंगा, है ना। तो ये आता है, तो ये इसी का एक छोटा रूप है। वस्त्रों में कुर्ती भी है, मारवाड़ के अंदर कुर्ती, कांसली, ये नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, सारे के सारे महिलाओं के वस्त्र हैं। यहाँ पर कुछ विशेष समझने वाला नहीं है। साड़ियों की बात कर लेते हैं आपसे। यहाँ से ये पूछा जा सकता है चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धोरावली साड़ी, ये क्या है दोस्तों, ये साड़ियों के नाम प्रचलित है दोस्तों। चुंदड़ी और लहरिया जो है वो राजस्थान की सबसे प्रमुख साड़ियाँ मानी जाती है। चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई है ना, ये तो आजकल हरियाणा गानों में भी आने लग गया है, तो फिर देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लहरिया है, लहरिया भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जिसमें लहरें हों। तो लहरिया आपको पगड़ी में भी मिलेगा, साड़ी में भी मिलेगा, चुंदड़ी में भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक कलर का पैटर्न है जो आपको हर चीज़ में देखने को मिलता है। स्त्रियों के परिधान के लिए जो कपड़े होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जामादानी, किम्बाग, टसर, छींट, जिसमें छींटे बने हों यानी अलग अलग कलर का प्रयोग हो, मलमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीरे बादला, औरंगशाही, बहादुरशाही, फरूखशाही, छींट, पाफ्ता, मोमजामा, गंगाजली, ये सारे क्या हैं, ये स्त्रियों के वस्त्र बनाने के लिए जिन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है वे हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के वस्त्र उद्योग की विशेषताओं के विषय में। सामान्यतः देखिएगा दोस्तों, सवाई जय सिंह की अगर बात करें उसके समय में 36 कारखाने थे, उनमें से कुछ वस्त्रों के कारखाने भी थे, जिनमें कि सीवन खाना है, रंग खाना है और छापा खाना। जहाँ पर देखिए कपड़े सिलने का, रंगने का, सीवन खाना में सी से ही संबंधित है, सीने का, रंग करने का और छपाई करने का काम हुआ करता था। आज अगर हम बात करें सामान्यतः तो रंगाई और छपाई का जो कार्य है वो रंगरेज या नीलगर के द्वारा ही किया जाता है। नीलगर और रंग दे ना, तो नीलगर का जो काम है वो रंगने का हुआ करता था। जैसे रंगे जाने वाले वस्त्र कौन से हुआ करते थे, किन वस्त्रों को रंगते हैं, तो पगड़ी हो गया, साफा हो गया, ओढ़नी, घाघरा, अंगरखी हैं, सभी को रंगा जाता है। और रंगाई के प्रमुख प्रकार अगर अपने कहें तो वो हो गया पोमचा, पोमचा के अलावा लहरिया और चुनरी, ये जो है वो रंगाई के प्रकार है। इसके अलावा रंगरेज जो है वो चौकड़ी, चौकड़ी का जाल और पतंग, ये भी नाम आपको याद रखने हैं, इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौकड़ी, ये सभी छपाई के प्रकार हैं, रंगाई के प्रकार हैं। चौकड़ी, चौकड़ी की जाल, पतंगा,
धनक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी एक प्रकार की रंगाई का प्रकार है। भांत हैं, इन्हें अपने क्या कहते हैं, भांत। भांत यानी भांति से बना हुआ शब्द जो प्रकार हो गया दोस्तों। आगे अपने बढ़ते हैं, पोमचा पे आते हैं। तो पोमचा क्या है दोस्तों, पोमचा का अर्थ होता है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा शब्द का जो अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की जो माँ है उसके लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा आता है जिसमें बेस पीला होता है, और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा आता है दोस्तों। तो जब तक बेटा न हो जाए तब तक पीला पोमचा पहनने का अधिकार स्त्री को नहीं मिलता है, ये परंपरा है हमारे यहाँ पर। तो ये भी एक ऐसे कह सकते हैं कि पहचाना जा सके कि इसे अभी बेटे की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। और ये जो पीला पोमचा आता है ये मातृ पक्ष की ओर से ही आता है, उसी को पहना जाता है। सावन की बात करें तो सावन में तीज जब आती है तो उसके अवसर पर लहर भांत की ओढ़नी, ये भांत देखिएगा अभी हमने बात की ना, पैटर्न है एक, और पुरुष जो है वो लहरिया की पगड़ी पहनते हैं। तो यहाँ इस चीज़ की अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ आगे अपने बढ़े तो लहरिये जो हैं 1, 2, 3, 5 और 7 रंग के आपको देखने को मिल जाएंगे। सावन में विशेषतः तीज के अवसर पर स्त्रियां जो है लहरिये को पहनती है। लहरिया 1, 2, 3, 5, 7 रंगों में बनता है। 5 की अंक की जो संख्या है वो ज़्यादा शुभ मानी जाती है, इसलिए मांगलिक जो अवसर हैं उस पर पचरंगा ही पहना जाता है, यानी पचरंगा लहरिया ही पहना जाता है। और लहरिये के जो भांत है वो कई भांत प्रचलित है। एक प्रतापशाही लहरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। प्रतापशाही लहरिया जो है उसका उल्लेख हमें साहित्य में भी मिलता है। जयपुर के जो रंगरेज और नीलगर है वो राजशाही लहरिया रंगते थे। कौन सा? राजशाही नामक लहरिया रंगते थे, जिसमें चटकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनाते थे। और आड़ी धारियां जो है वो केवल एक और ही हुआ करती थी। ये एक धारियां जो बनाई जाती है ना, यानी लाइनें हैं इस प्रकार की, उन्हीं का एक प्रकार हुआ करता है। जहां पर ये एक दूसरे को काट देती थी तो फिर वो कहलाता था मोठड़ा। फिर वो क्या कहलाता था दोस्तों? मोठड़ा कहलाता था। तो और इसके अलावा समुद्र लहर भी थे जो 2, 5 और 7 रंगों में बनाया जाता था। तो जयपुर के रंगरेज और नीलगर जो है वो राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी आड़े रंग की रेखाएं बनती थी। मोठड़ा क्या होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मोठड़ा आड़ी धारियाँ जहाँ पर एक ओर और लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे पर काटती हुई हो तो वह मोठड़ा कहलाता है। यदि आड़ी धारियाँ केवल एक ओर है तो वह लहरिया कहलाएगा, और दोनों ओर से एक दूसरे पर काटते हैं तो वो कहलाती है दोस्तों मोठड़ा। मोठड़ा जो है अपने सामान्यतः पगड़ी के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं समुद्र लहर की। समुद्र लहर की ये भी एक प्रकार की भांति है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रखते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनाई जाती है। समुद्र लहर भी 2, 3 और 5, 7 रंगों में बनता है। बंधेज, यहाँ पर देखिएगा जो कलर रंगना है, जैसे किसी कलर को छोड़ना है तो वहाँ पर जो है पूरे को रंग करके उस चीज़ को बांध दिया जाता है। तो अलग अलग कलर रंगने के लिए हम इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी देखिए बारीकी का काम होता है, इसलिए महंगे मिलते हैं। तो बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज बहुत लोकप्रिय हैं। जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बहुत ही चटकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होते हैं, यानी छोटे छोटे जो धब्बे हैं या डिजाइन है वो आपको देखने को मिलते हैं। सेखा बाटी सीकर के बंदेज भी काफ़ी बारीक होते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं मलागिरी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मलागिरी यानी कि मलयागिरी की अपने बात कर रही हैं। ये भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र होता था जो बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रहा करता था। मलागिरी क्या है? भूरे रंग में रंगा हुआ एक वस्त्र होता था जो लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। अमोवा, अमोवा क्या है? अमोवा का प्रयोग शिकारी लोग किया करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता होता था। तो ये भी आप अच्छे से याद इसको रख सकते हैं। ये भी कलर्स के ही टाइप है। आज अगर हम छपाई की बात करें तो छपाई का प्रयोग जो है वो सारे राजस्थान में होता है। इसमें से जोधपुर है, पिपाड़ है, पाली है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे छापे के कार्य होते हैं। लाल, काले, नीले, हरे सभी रंगों का प्रयोग होता है। लेकिन एक प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है जो आपसे परीक्षा में
पूछी जाती हैं। बाड़मेर का अजरक प्रिंट, ये बहुत बार परीक्षा में आती है। लाल और नीले रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको विशेषता इसमें याद रखनी है। साथ ही साथ इसमें ज्यामितीय अलंकरण जो है वो दोनों तरफ किए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है, यही आपको याद रखनी है। तुर्की टाइलों में इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा अकोला है, ये भी काफ़ी जाना जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर छपाई होती है, इसलिए इसे छिंपों का अकोला कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे छिंपों का अकोला कहते हैं। इसके अलावा बगरू जयपुर अपने शाह बेगर यानी काले रंग की छपाई के लिए जाना जाता है। इसमें देखिए मटिया रंग की ज़मीन होती है, उसके ऊपर लाल काले रंग में फूल पत्ती, पशु पक्षी आदि के चित्र जो हैं वो बनाए जाते हैं, उनके रंग यहाँ पर लगाए जाते हैं। सांगानेर की बात करें तो सांगानेरी प्रिंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू का हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में भौगोलिक संकेतक GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी इसको कोई और नहीं बना सकता, इनकी एक विशिष्ट पहचान हो चुकी है दोस्तों। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े की अगर हम बात करें तो इसमें कैथून, मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुख, मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन, ये जो है वो विभिन्न प्रकार के मूल्यवान परिधान बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते थे दोस्तों। टुकड़ी क्या है? मारवाड़ के देसी कपड़ों में ये सर्वोत्तम मानी जाती है। ये जालोर और मरोठ कस्बों के अंदर अच्छी तरह से बनाई जाती है। टुकड़ी जो है एक प्रकार का कपड़ा ही है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हम याद कर सकते हैं एक और चीज़, इससे पहले देख लीजिएगा चटापटी। ये चटापटी क्या होती है दोस्तों? चटापटी जो है वस्त्रों को सजाने के लिए होती है। इसमें किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। इसका प्रयोग जो सामान्यतः किया जाता है ऊंट, बैल के झूले, रथ आदि के पर्दे बनाने के लिए, तंबू के कनाते बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं गोटा की। तो गोटा जो है वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने देखा होगा, सूती ताने पर बादले के बाने से बनी बेल को अपने गोटा कहते हैं। गोटा कहते किसे हैं? तो सूती ताने पर बनी हुई बादले के बाने से बनी हुई बेल को गोटा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये किसके प्रकार हैं? गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी, ये आदि जो हैं वो किसके प्रकार हैं? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो गोटे के ही प्रकार माने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। खंडेला का गोटा उद्योग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सीकर में है खंडेला का गोटा उद्योग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो चौड़ाई के अनुसार जो हैं इनके अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे गोटा चौमास्या, आठमास्या। चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है और कम चौड़ाई वाला गोटा जो है वो लप्पी कहलाता है। सीकर का खंडेला गोटा के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने पढ़ चुके हैं। फिर हम बात करें पेच वर्क की। तो पेच वर्क जो है शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में काट कर कपड़ों की सिलाई की जाती है, जिसे अपने पेच वर्क के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए कसीदे का काम भी होता है। शिखर झुंझुनू के अंदर स्त्रियां जो है कोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम भी करती है। वस्त्रों को सजाने के लिए कलाबूत और बादले की कढ़ाई भी की जाती है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जामा, चुगा, अंगरखी, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कढ़ाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आते हैं आभूषणों के ऊपर। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम जो है आभूषणों के प्रकार देख सकते हैं। तो यहाँ मुख्य आभूषणों की बात करते हैं, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो सिर पर बांधे जाने वाले हैं बोर, बोरला, शीशफूल, रकड़ी और टिकड़ा। ये नाम आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इनका कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। कंठ के अंदर हम पहनते हैं थमण्यो, थेड्यो, आड़, मुंठिया, झालरा और ठुस्सी। आप इनको याद कैसे करेंगे? इनका कोई शॉर्ट नहीं होता दोस्तों। दूसरी किसी किताब में देखोगे तो आपको और बहुत सारी लंबी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे अलग अलग नाम भी मिल जाएंगे। जितने याद रह जाएं उतने ठीक हैं। और उम्मीद करें, दुआ करें कि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो इनमें से आ जाएगा। गले और वक्स पर पहनने के लिए तुलसी है, बजट्टी है, हालरो है, तिमणिया है, पोत है, चांदहार है, कंठमाला है, हमेल है, हांकर है, मदलिया है, चपकली है, हंसहार है, सरी है, कंडी है। और हमें ये लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे कंठमाला,
कंठ में होती है तो अपने पहचान लेंगे, लेकिन नहीं होता ना दोस्तों, इतने आसान प्रश्न तो वो देता भी नहीं ना। कान में कर्णफूल, तो उम्मीद करेंगे कि आपके कर्णफूल पूछेगा और आपके सही हो जाएंगे ना। वो आपको फेल करवाना चाहता है, गलत उसको पास करवाने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए पेपर वो थोड़ा मुश्किल ही बनाता है। पीपल पत्र है, पीपल पत्ता बोलते हैं जिसको अपने, फूल झुमका है, अंगोटिया है, जेल है, लटकन है, टोटी है, ये कान में पहनने के आभूषण है। महिलाओं के आभूषणों की बात करें, पुरुषों के अलग रहेंगे। हाथ में कड़ा, कड़ियो जिसको अपने बोलते हैं, कंकड़ है, मोकड़ी, मोकड़ी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाख की बनी चूड़ी को कहते हैं। कातरिया है, कांच की चूड़ी को कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोगरी है, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी ये सारी हाथ में पहनी जाने की हैं। अंगुली में अंगूठी, बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा ये भी पहने जाते हैं। पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी ये पहने जाती हैं दोस्तों, ये याद ही करने हैं। नाक की बात करें तो नथ है, ये नहीं पूछेगा ना इतना आसान, बेसर का पूछ सकता है, ये साहित्य में भी आपको मिल जाएगा। बारी, भोखली, कांटा, चुन्नी, चोप, बमरकड़ी ये जो सारे हैं ये नाक में पहने जाने के लिए मुख्यतः अपने देख करके चलते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये नाक में है ना, चुन्नी, चोप ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं केवल उन्हीं के विषय में जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें दांत में है, दांत में रखन कहाँ पहना जाता है, दांत में सोने के पत्थर के खोल बनाकर जो चढ़ाया जाता है दांतों में, उसे हम रखन के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और याद रख सकते हैं, कमर में अपने पहनते हैं कंदोरा या फिर करधनी, ये भी पहना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। किसी स्त्री के दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, चूंप के नाम से जाना जाता है। चूंप दांत का है और चोप जो है वो नाक का है, तो इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको, अन्यथा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, PDF आपको मिलने वाली है तो आप उससे पहचान पाएंगे। लूंग, किंटो, बजंटी, थमण्यो, ये खुंगाली है, टोटी है, जेला है, सीसफूल है, राखड़ी, बोर, हालरो है ना, ये पैरों के आभूषण है। कड़ा, टणका, आंवला, हीरा नामी है ना, कड़ा, तोड़ा, छड़ा, गोलिया, बाजू, बुजबंद, टड्डी, बिंटी, मुंदड़ी, हथफूल, नोगरी, चूड़, गोखरू है ना, ये आप अच्छे से देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं पुरुषों के आभूषण के विषय में। तो पुरुषों के कम होते हैं, लेकिन प्रश्न आ जाता है। कान में देखिए मुर्कियाँ पहनते हैं, लौंग, झाले, छेलकड़ी है, हाथ में बाजूबंद है, कड़ा और नरमुख पहना जाता है। अंगुली में वही अंगूठी, बिंटिया और मुंदड़ी, मुंदड़ी तो आप सभी इस नाम से परिचित होंगे ही। बच्चों के लिए भी आभूषण होते हैं, जिसमें कंठ में हंसुली है, हाथों और पाँव में कड़े, कानों में मोती या लौंग भी पहनाए जाते हैं। कड़ुलिया, हाथ और पाँव में जो कड़ा पहनाया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों। झांझरिया, पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसे घुंघरिया फांदी जाती है, झांझरिया के नाम से जानी जाती है। झांझर तो आपने पंजाबी में भी सुनी होंगे, बहुत से गीत इसमें बने हुए हैं। इसे पैंजणी के नाम से भी जानते हैं। राती छितरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा, रतन चनन बांध कर तैयार किया जाता है। बच्चे के गले या कंठ श्रृंगार जिसमें रत्यावड़ी नहीं हो नजरिया कहलाता है। नजरिया किसे कहते हैं, जिसमें गांठ मुठड़े नहीं हो। अभी इतने टिपिकल नाम है, क्या याद करेंगे दोस्तों, तो बस इसको पढ़ लीजिएगा और उम्मीद करिएगा कि आपके पुण्य कार्य किए हों और इनमें से कोई प्रश्न आपका आ जाए। वैसे नेगेटिव नहीं होता है तो आप तुक्का भी वहाँ पर लगा सकते हैं। सच में यहाँ पर इतने सारे नाम हैं कि आपको मुश्किल तो होनी ही है, स्वाभाविक है। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखे हुए थे वही मैंने आपको बताए हैं, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज अपने पास में नहीं है। इसके अलावा बच्चों के कान छिदवाकर सोने या जस्ते की कुड़क पहनाई जाती है, कुड़की जिसको अपने कानों में बोलते हैं ना। बाद में इन छिद्रों में मोती, लौंग या गुदड़ा या मुर्की, बाली आदि पहनाए जा सकते हैं। ठोस सोने की कुड़क जो होती है उसे मुर्की के नाम से जानते हैं। तारकसी क्या है दोस्तों, नाथ द्वारा में जो है तारकसी, चांदी के आभूषणों पर तारकसी की जाती है, पतले पतले तार के रूप में। और प्रतापगढ़ की थेवा कला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें कांच के जो होते हैं
चीज़ें उनके ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। सारे डायरेक्ट प्रश्न ही थे, तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इस प्रकार से जो हमारा रीट एसएसटी का सिलेबस है वो एक प्रकार से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा जो आपका बचता है वो आपका एक टॉपिक जो रह जाता है योजना वाला। तो योजनाएं दोस्तों इतनी सारी हैं कि अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका समय ही व्यर्थ होना है। आपकी पुस्तक में जो भी दे रखी हैं आप उनको देख लें। इम्पोर्टेंट अपने क्या कहें, पता नहीं वो कब से उठा करके पूछ ले। अगर कोई पेपर सेटर जो होगा बीजेपी वाला होगा तो वो वहाँ से अपने पीछे वाले में से उठा लेगा, अगर कोई कांग्रेस वाला होगा तो इस सरकार के योजनाओं में से उठा लेगा। अपने कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से उसने कौन सी योजना को पूछना है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जनगणना आपकी हो चुकी है, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक आपका इस प्रकार का बाकी रहा है। अगर रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से ये सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। इस प्रकार से जो हमने एसएसटी का सिलेबस है वो अच्छे ढंग से कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा कार्यक्रम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।